चालू है। तो अब जो है पॉलिटी की चलेगा। पॉलिटी में संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के बारे में जो है पीछे पढ़ा हुआ है और आगे इसको बढ़ाएंगे। तो उसमें पढ़े थे राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे, राष्ट्रपति का पद की अर्हताएँ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में पढ़े थे। उसमें 4 चीज़ें देखने को मिलता है। वो क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन में राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन में वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या कहते हैं उसको आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष मिनिमम। राष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। और इसके लिए जो है आपको राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित अर्हताएं क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको अनुच्छेद 58 में इसके बारे में दिया गया था। राष्ट्रपति निर्वाचन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन भी पढ़ लिए थे। आगे जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की निर्वाचन नीति क्या था इसके बारे में पढ़े थे पीछे। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष की होता है? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। और देख लीजिए यहाँ से पढ़ा जाएगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो गाइज आज है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। उसके बाद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। ये पॉलिटी चल रहा है क्लास, ध्यान रखिएगा गाइज। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हो तो इसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उसमें श्रेष्ठ उसमें जो वरिष्ठतम होगा उसको उसके द्वारा क्या होगा? शपथ दिलाया जाएगा। कितना? अनुच्छेद कितना? 60 में। अनुच्छेद कितना? 60 में। अनुच्छेद 57 के अनुसार, अनुच्छेद कितना? 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है वह राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुना जा सकता है। किंतु वह कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो भारत में है कि कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन अमेरिका में है मैक्सिमम आप 2 बार ही आप राष्ट्रपति चुन सकते हैं। एक व्यक्ति जो है मैक्सिमम कितना बार? 2 बार ही आप जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, इससे पहले जीता था, बीच में फिर हार गया था, फिर अभी जीता। इसके बाद फिर राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अमेरिका में है मैक्सिमम आप 2 बार बन सकते हैं, लेकिन भारत में क्या है कि जब जितना बार भी है बन सकते हैं, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार क्या हुआ? वर्ष 1950 और वर्ष 1962 इस पद हेतु चुना गया। हेतु मतलब क्या होता है पता है? हेतु का अर्थ क्या होता है? हेतु मतलब क्या होता है? इसका हेतु मतलब होता है के लिए। हेतु का अर्थ होता है के लिए। तो क्या कहते हैं भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें 2 बार जो है जिन्हें एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें 2 बार चुना गया। कब 1950 और 1962 में पद के लिए चुना गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। देखिए अभी क्या बोले हैं? अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितना बार? कितने बार? 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा उनका समाधान उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय जानते हैं? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगा उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। अनुच्छेद कितना? 71 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न समस्या जो होगा उससे रिलेटेड। ठीक है। उसका बाद जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। उनका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सब होता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस देश से लिया गया है? वो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित किया जाता है। वो संचित निधि से जो है पैसा दिया जाता है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। समझो उसका जो वेतन जो दिया जाता है कहाँ दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। और राष्ट्रपति को अपने वेतन एवं भत्ते पर आयकर नहीं जाता, यानी इनकम टैक्स उस पर जो है नहीं लगता है। राष्ट्रपति को जो है उसका जो वेतन मिलता है उस पर इनकम टैक्स लगता है? नहीं लगता है और नहीं देना होता है राष्ट्रपति को। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत की राशि जानते हैं कितना होता है? 15,000। कहाँ जमा करता है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आप देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग बोले थे कहाँ से आया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग
अमेरिका के संविधान से दिया गया है। भारत पर देख लीजिए, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पर संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग, महाभियोग मतलब क्या होगा, उसके पद से हटाने का प्रक्रिया कैसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, समझिए, उसके लिए नियम प्रक्रिया है, उसी कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पर संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग इम्पीचमेंट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में, संविधान का अनुच्छेद कितना 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा ये, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है संविधान के अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद कितना 61 में, 61 के तहत क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट, महाभियोग का इंग्लिश होता है इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग लगाया जाता है वो संसद द्वारा चलाई जाने वाली कौन सी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया देख लीजिए क्या है, यह प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया लगाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, कौन सदन, उच्च सदन की निम्न सदन, किसी भी सदन, यानी उच्च सदन और निम्न सदन में लगाया जाता है। अच्छा, उच्च सदन निम्न सदन से मतलब समझते हैं क्या होता है, उच्च सदन निम्न सदन, उच्च सदन राज्यसभा, बहुत बढ़िया, निम्न सदन लोकसभा, समझे, उच्च सदन क्या हो गया राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। अच्छा बताइए, राज्यसभा स्थगित होता है कि नहीं, राज्यसभा कभी भी स्थगित नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 साल पर जो है ना एक तिहाई क्या होता है, मतलब जो है उसका पद खाली होता है, नया चुनता है। लेकिन लोकसभा क्या होता है, भंग हो जाता है, समझे, समझ रहे क्यों होता है, क्योंकि इसका सत्ता गया फिर खत्म, फिर नया आएगा, फिर नया अपना चलाएगा, इसीलिए, समझे, इसलिए कहता है कि आपको राज्यसभा को अस्थायी सदन बनाता है, समझे, राज्यसभा को अस्थायी सदन बनाता है, इसलिए कभी उसका विघटन नहीं होता है, समझे। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया देखिए राष्ट्रपति पर, यह प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, किसी भी सदन यानी कौन, निम्न सदन या उच्च सदन, किसी भी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रक्रिया चालू हो सकती है। जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसके 1/4 यानी कितना 25%, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर पर होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाएगा उसमें जितना सदस्य है, मान लीजिए जितना बैठा हुआ है सदस्य है, उसमें कितना परसेंट लगभग हस्ताक्षर चाहिए, 25%, समझे, कुल वेट का कितना 25% हस्ताक्षर प्रस्ताव होना चाहिए, तब ही उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो सकती है। आरोप की आशय की सूचना, ऊपर जो आरोप लगाएगा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप की सूचना जो है राष्ट्रपति को कितना दिन पहले देना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है, समझे। उसके बाद देखिए महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए महाभियोग की प्रक्रिया चालू हुआ, महाभियोग प्रक्रिया से यदि राष्ट्रपति को हटाना है, मान लीजिए आपको 99 मान लीजिए सदस्य वहाँ उपस्थित है, उसमें आपको 2/3 में कितना 66 को उसमें जो है ना, कम से कम 66 को वहाँ पास होना चाहिए, इस पर हाँ लगना चाहिए महाभियोग, तब ही जाकर उस पर हटाया जा सकता है, समझे। यदि 2/3 बहुमत पास नहीं हुआ तो उसको आप नहीं हटा सकते, समझे। आप देख लीजिए महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से क्या होगा, पारित करना होगा, और जिसे पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाएगा, और दूसरे सदन में भी उस पर भी है 2/3 बहुमत, उसमें भी 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा, समझे। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है, जो मान लीजिए जो सदन लगाया इस पर आरोप, फिर दूसरा सदन भी इसको क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा, और महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से क्या करेगा, पारित करना आवश्यक है। क्या बोले, एक सदन तो 2/3 बहुमत से पास करेगा है, लेकिन दूसरा सदन भी इसको 2/3 बहुमत से क्या होगा, पास करना होगा, तो ही महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में उपस्थित होना या अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाएगा उपस्थित होना या अपना प्रतिनिधित्व यानी किसी को चुन के प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार है। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। क्या बोले थे, महाभियोग की प्रक्रिया लगाया 2/3 बहुमत से लगाएगा, निम्न सदन और उच्च सदन यानी दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है, तो ही आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, नहीं तो हटेगा नहीं हटेगा। देखिए अभी तक एक भी बार अवसर ऐसा नहीं आया है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो, आया अभी तक एक बार भी अवसर अभी तक नहीं आया है जिस पर क्या कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया थ्रू जो है हटाया गया हो। आप देख लीजिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ेंगे दोस्तों, आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ।
कार्यपालिका शक्ति देख लीजिए राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर बोला जाता है। राष्ट्रपति को संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई है। औपचारिक रूप से सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। औपचारिक रूप से सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन एक तरह से कहिएगा ना, असली मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो करता है वही होता है। आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद कितना 53 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन ये पूछता है, राष्ट्रपति का जो है मंत्रिपरिषद की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद गठन किया गया किसी अनुच्छेद में? अनुच्छेद कितना 53, यानी अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठन किया गया। इसका प्रावधान, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, समझे। लेकिन उसके राष्ट्रपति की सलाह के लिए कौन एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा? इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी प्रधानमंत्री बोलेगा किसको इसको मंत्री बनाइए, तो क्या कहता है वो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको नियुक्ति करेगा। और अनुच्छेद कितना? 75, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद आप 53 जो बोले ना, 53 में तो ये है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति क्या करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद कितना? 75 का 1, 75 का 1 या 75 का ए भी बोल सकते हैं, 75 का को भी बोल सकते हैं। एक ही चीज है, समझे। राष्ट्रपति केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय, राष्ट्रपति केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा? केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग का बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है। अनुच्छेद कितना? 263 के अनुसार राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को कौन सा शक्ति प्राप्त है? उसको जो राष्ट्रपति को जो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी SC और ST क्षेत्र के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाने वाले अधिकारी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाने वाले अधिकारी देख लीजिए। संघ के प्रधानमंत्री एवं मंत्री कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। संघ के यानी केंद्र के प्रधानमंत्री एवं मंत्री को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राज्यों के राज्यपाल कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यों के राज्यपाल जो होता है प्रसाद प्रयत्न होता है, जब चाहे राष्ट्रपति तब हटा सकता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राज्यों के राज्यपाल जो है उसको जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ के प्रधानमंत्री एवं मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत बढ़िया। भारत के महान्यायवादी, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कहते हैं कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग के बारे में थोड़ा बता दें आप लोग को। कैग के बारे में देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कहते हैं कैग को लोकसभा समिति का मित्र, लोक लेखा समिति का मित्र, कैग को यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक एवं दार्शनिक भी कहा जाता है। क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो जो है उसको जो है लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक एवं दार्शनिक भी माना जाता है। कैग को भारत के लोक लेखा एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति को लघु क्या कहते हैं? संसद भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति को लघु संसद भी कहा जाता है। अभी पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में संघ के प्रधानमंत्री एवं मंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल को कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
भारत के महान्यायवादी उसी को अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कहते हैं कैग नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं क्या कहते हैं सदस्य को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल का प्रशासक कौन करता है? यानी राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दिल्ली पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न पद धारण करने वाले प्रमुख अधिकारी केंद्रीय मंत्री कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन प्रसार प्रयत्न जब चाहे तब हटा सकता है। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति से सलाह लेकिन किससे सलाह? प्रधानमंत्री से सलाह जब चाहेगा तब हटा सकता है। प्रसार प्रयत्न है। उसके बाद देखिए राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व उपराज्यपाल समझे जो है राज्यपाल क्या कहते हैं? उपराज्यपाल राष्ट्रपति का प्रसाद जब चाहे तब हटा सकता है समझे। उसके बाद देखिए भारत के महान्यायवादी जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल को भी जब चाहेगा तब हटा सकता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर्स राष्ट्रपति की विधायी शक्ति देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न होगा। क्वेश्चन पूछा है संसद निर्माण होता है किसके संसद में देखिए और राष्ट्रपति बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है संसद का निर्माण होता है। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है। हाँ देख लीजिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। कितना अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 79 के अनुसार समझे। वह दोनों सदनों यानी राष्ट्रपति दोनों सदनों के अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है। आहूत यानी क्या? बुला सकता है समझे। उनके अधिवेशन की सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। लोकसभा को अनुच्छेद 85 देखिए आप ध्यान दिए होगा जब भी क्या कहते हैं सेशन चालू होता है राष्ट्रपति जो है ना अपना संबोधन पढ़ देता है समझे। संबोधन देता है वही है दोनों सदनों का अधिवेशन का सत्रावसान कर सकता है यानी आहूत कर सकता है। आहूत मतलब होता बुलाना बुला सकता है। उनके अधिवेशन का सत्रावसान कर सकता है। वही जो बोले सत्र चलेगा उसके पहले जो है वो अपना कुछ थिएटर जो है तो बोलता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। कौन? अनुच्छेद कितना? 85 के अनुसार। अनुच्छेद 85 के अनुसार किसके सलाह? हाँ संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संसद के दोनों सदन यानी कौन लोकसभा और राज्यसभा यानी निम्न सदन और उच्च सदन संसद के दोनों सदनों की गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। अनुच्छेद कितना? 108। हाँ इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन तो बुला जाएगा लेकिन पूछेगा इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा समझे। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 108 के अनुसार तो राष्ट्रपति को है कि दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है लेकिन इसका जो है ना अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा समझे। अभी कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला 18वां है। लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात यानी लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के बाद होने वाले प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में तथा प्रति वर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण यानी एड्रेस देता है समझे। क्या क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में विस्तार से राष्ट्रपति क्या करता है? अपना अभिभाषण देता है। पहले देखिए ध्यान दीजिएगा जब सेशन चालू होता है तो पहले राष्ट्रपति एड्रेस करता है, भाषण देता है, अभिभाषण देता है समझे। उसके बाद फिर सेशन आगे बढ़ता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता है। अतः प्रत्येक विधेयक पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है। धन विधेयक को सब कुछ आता है। धन विधेयक पारित किया जाएगा लोकसभा के राज्यसभा में। लोकसभा बोलनी को लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता। अतः प्रत्येक विधेयक को उसके हस्ताक्षर आवश्यक है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता समझे। आप स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते धन विधेयक समझे। हाँ किंतु साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस दे सकते हैं
यानी आप क्या संसद में आप पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन आप मना नहीं कर सकते, समझे। अब देखिए, यदि संसद द्वारा पुनः उसी विधेयक को बहुमत से पास कर दिया जाए तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते, वो अपने आप पास हो जाएगा, समझे। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्तीय मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद कितना 112 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद कितना 117 राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक जो है वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद कितना 117 के अनुसार कौन सा वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 117 के अनुसार उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना ही पड़ेगा। वह संसद की स्वीकृति भारत की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड, भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 और राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। भारत के संचित निधि पर पूछेगा, भारत के संचित निधि पर अधिकार किसका होता है? पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और जब सरकार को कम लगता है तो इससे पैसा सरकार को देता है, समझे। आप देख लीजिएगा, वह संसद की स्वीकृति के बिना, वह संसद यदि स्वीकृति नहीं हो है संसद का, संसद यानी 212 सभा का, इसको से आकस्मिक व्यय यानी कभी कभी जो है आकस्मिक व्यय के लिए कुछ धन सरकार को दे सकते हैं। क्या बोले? क्योंकि इस पर अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति होता है। तो संसद की अनुमति लिए बिना भी यदि कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो मान लीजिए बिल पास होगा तब ना, इसमें रुपया रखा हुआ तो हम काम कर रहे हैं, समझे। सरकार को दे सकता है आकस्मिक, कभी रैंडमली यदि कुछ जरूरी पड़ गया, समझे। केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का विभाजन के संबंध में केंद्र और सेंट्रल और स्टेट के मध्य करों टैक्स करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। मतलब फाइनेंशियल मिनिस्ट्री यानी वित्त आयोग का, फाइनेंशियल कमीशन का यानी वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्र और राज्य के मध्य करों के विभाजन के लिए कौन सा विभाग? वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक जुडिशियल पावर ऑफ राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ देख लीजिए क्या क्या है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अनुसार, राष्ट्रपति कितना? अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बोला जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के तथा अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन ये पूछता है, अब जो है उच्चतम न्यायालय में जो है, उच्चतम न्यायालय में कितने अनुच्छेद के तहत जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 124 के अनुसार कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन उच्च न्यायालय में कितना? अनुच्छेद 217। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या कहते हैं, अब न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, कितना अनुच्छेद में? 124। सर्वोच्च में 217 और उच्च में 100 नहीं, उल्टा है। सुप्रीम कोर्ट में 124, इसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए 217, उसे कहते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए 217, और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए 124। अनुच्छेद कितना? 124 के अनुसार क्या करेगा? न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति की वीटो से देख लीजिए, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी वीटो पावर ऑफ, देख लीजिए क्या क्या है वीटो पावर। वीटो लैटिन शब्द है, वीटो कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है रोकना, नहीं कहता वीटो कर देना यानी रोक देना, रोकना। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टता, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टता वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान में इसका उतना चर्चा नहीं है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त है। जिसे हो गया अत्यंतिक वीटो, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, और दूसरा हो गया निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा हो गया येवी वीटो, ये कहते हैं पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो देख लीजिए, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है और इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है और विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है। निलंबनकारी वीटो देख लीजिए, राष्ट्रपति भेजा गया कोई भी विधेयक, राष्ट्रपति भेजा गया कोई भी विधेयक संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर, संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि बोल देता पता है ना आपको, धन विधेयक क्या है? धन विधेयक कहाँ पास होता है? लोकसभा।
नियमाकार वीटो में देखिए राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक यानी संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। समझे क्या करता है, वापस भेजा सकता है। ये भी वीटो देखिए पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अपनी स्वीकृति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है। पॉकेट वीटो क्या है, राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अपनी स्वीकृति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है। उसको क्या कहते हैं, पॉकेट यानी पॉकेट में रख लिया, न स्वीकृति देगा और न ही क्या करेगा वो पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाएगा। समझे, वो कहाँ पॉकेट में रख लेगा, उसको कहते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग, जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 जेबी वीटो का प्रयोग कब किया था, कौन क्या था, कौन क्या था, ज्ञानी जैल सिंह ने कब 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में, भारतीय डाक के संशोधन के लिए विधेयक के संबंध में 1986 में कौन जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन था, ज्ञानी जैल सिंह था। इसको खत्म करते टॉपिक को। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इसी के रिलेटेड है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार है। क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 143 143 अनुसार क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार यानी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान यानी पेरडॉन की शक्ति प्रदान है। बोल देगा राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 72। 143 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का था 143 में, और 72 में क्या है, राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान यानी पेराडॉन की शक्ति किए गया। अनुच्छेद कितना, 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति लिख लीजिए। जब दंड जो है सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, राष्ट्रपति क्षमा तब करेगा जब दंड क्या होगा, सेना जो क्या कहे न्यायालय द्वारा दिया गया हो, तो उसमें क्या राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। जब दंड जो है संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, तब क्या करता है, राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। जब दंडादेश मृत्युदंड हो, मान लीजिए किसी को मृत्युदंड दे दिया, पता क्या है मृत्युदंड जो देता है, राष्ट्रपति क्या भेजता है, राष्ट्रपति भेज देगा आपको, जैसे मतलब जिला में भेजेगा, उसको नोटिस भेजेगा जिला, समझे। डीएम क्या करेगा, पहले उसका व्यवहार जानने के लिए पहले स्कूल भेजेगा, स्कूल में क्या टैग है, स्कूल से भी पहले उसके गाँव भेजेगा, इसका गाँव में क्या मान लीजिए उसका चाचा कैसा था नहीं था, समझे, लड़का कैसा व्यवहार था, स्कूल आया तो स्कूल में क्या व्यवहार था नहीं था, यदि लगेगा करेक्टर उसका बेहतर था, वहाँ पर क्या करेक्टर था नहीं, कहाँ कॉलेज में क्या करेक्टर था, करेक्टर के अनुसार देख के यहाँ से रिपोर्ट भेजेगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को लगेगा नहीं पहले ठीक था, बाद में बिगड़ गया संगत में, तब उसको मृत्युदंड से क्या करेगा, आजीवन हटा सकता है। यही है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। कितना अनुच्छेद, कितना 72, इसलिए कहता है करेक्टर को सही रखिए, करेक्टर सही रखिएगा ना तो सब जगह इज्जत मिलेगा। इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में, जान लीजिए, समझे। तो देखिए क्षमा से तात्पर्य दंड से पूर्णतः मुक्ति से, समझे, क्षमा यानी पेरडॉन से तात्पर्य क्या है, पूर्णतः मुक्ति से। अब देखिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है तथा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 145 के अंतर्गत निर्मित न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अनुमोदित करता है। यानी क्या कहता है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 145 के अंतर्गत क्या करता है, न्यायालय को पद्धति एवं प्रक्रिया संबंधित नियमों का क्या करता है, अनुमोदन करता है। आज राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के प्रकार, क्षमादान जो राष्ट्रपति करता है प्रकार देखिए कितना प्रकार का है। जैसे क्षमा के बारे में देख लीजिए, क्षमा दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है। क्षमा में क्या होता है, दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। या परिहार में क्या होता है, यदि क्षमा कर दिया पूरी तरह से क्षमा हो गया, यदि परिहार करेगा, इंग्लिश हो गया रेमिशियन परिहार। दंड की प्रक्रिया में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर दिया है ना, यानी परिहार करना। दंड की प्रक्रिया में परिवर्तन किए बिना दंड को क्या कर देना, यानी किसी को 20 साल की सजा उसको 10 साल कर दिया, समझे, उसको कहते हैं परिहार। विराम क्या होता है, रेस्पाइट। विराम होता है किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना विराम कहता है। जैसे मैं गर्भवती स्त्री को सजा को कम करना, किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना, उसको कहते हैं विराम, रेस्पाइट इसको कहते हैं। और देखिए लघुकरण क्यूमिटी होता है लघुकरण का,
लघुकरण दंड की कठोरता को कम करना। लघुकरण क्या होता है? दंड की कठोरता, दंड लघु कर देना, छोटा कर देना, यानी दंड की कठोरता को क्या करना? कम करना। परिविलंबन यानी रेफरी, मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना। परिविलंबन, मृत्युदंड को क्या करना? अस्थायी रूप से निलंबित करना। तो समाधान जो है राष्ट्रपति को कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72। क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श दे सकता है। कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 145 143। बहुत बढ़िया, 143 है। उसके बाद देख लीजिए, वीटो पर ही लेते 3 वीटो, अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। जेबी वीटो में क्या किए थे? पॉकेटे में रह जाएगा, यानी न तो अपनी स्वीकृति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए क्या करता है? संसद को लौटाता है, यानी पॉकेटे में रख देता है, जेबीए में। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रथम राष्ट्रपति था जो जो भारतीय डाक विधेयक के संबंध में क्या कहते हैं वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? यानी 1986 में। बहुत बढ़िया। अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 124 के अनुसार क्या कौन था? हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और 217 के अनुसार, अनुच्छेद 217 के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जो है ना नियुक्ति करता है। समझे? कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति किसको किसको करता है पता है? किसको किसको करता है? कोई याद है तो? संघ के प्रधानमंत्री और मंत्री को, राज्य के राज्यपाल को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और उसके भारत के महान्यायालय अटॉर्नी जनरल को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहते हैं कैग को, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं उसके जो है निर्वाचन आयुक्त को करते हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, अनुसूचित जाति SC और ST के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल का प्रशासक कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करने वाला अधिकारी कौन कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। प्रसाद प्रयत्न है, कभी चाहे जब चाहे राष्ट्रपति तब हटा सकता है। उसके राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को क्या करता है? जब चाहेगा तब राष्ट्रपति क्या करता है? हटा सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति में क्या था? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो गाइज, आज यहीं पर पॉलिटी को समाप्त किया जाता है। कल नेक्स्ट इसके आगे बढ़ा जाएगा। कल जो है इसके बारे में राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ के बारे में बोला जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या है अनुच्छेद 361 के अनुसार, उसके बारे में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ के बारे में बताया जाएगा, और राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, कल भी इसी तरह आप रेगुलर देखते रहिए, अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।